हे गाइस, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू गाइस। मैं हूं संदीप। सो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था सोशलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो वह हमारा फिफ्थ लेक्चर था। ठीक है, तो आज हमारा सिक्स्थ लेक्चर है। तो आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जो कि अ, हर किसी पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास तीन ऐसे टॉपिक हैं जिनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है। एक तो हमारा है प्याजे, और एक है विगोस्की, और एक है कोलबर्ग। ठीक है, तो ये तीन ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी थ्योरी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। ठीक है, तो यह वीडियो काफी लंबे समय की भी बन सकती है क्योंकि इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी होगी। और ये ऐसा नहीं है कि यह लगभग 40 या 50 मिनट का कॉन्सेप्ट हो सकता है। यह लगभग 1 घंटा या इससे ज्यादा की क्लास भी बन सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो को 2 पार्ट्स में करवाया जाए। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है तो वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो यह वीडियो का हमारे पास जो आज सिक्स्थ लेक्चर है वो होने वाला है, जिसमें हम प्याजे की जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज अच्छे से समझ लेना। हर एक टर्म को अपनी कॉपी पे नोट करते जाना। ठीक है, जो भी इसमें चीजें हम करवाएंगे तो प्लीज उनको रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, क्योंकि ऐसी चीजें करने वाले हैं जो आपके माइंड से इजिली तरीके से हम कह सकते हैं कि स्केप हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप चीजों को अपने कॉपी पे नोट करते रहोगे साथ साथ, तो आपको ये इसमें जितनी भी टर्म्स हम करेंगे वो समझ आ जाएंगी। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ज्यादा टफ कंसेप्ट है, बहुत इजी चीजें भी हैं। जस्ट डिपेंड करता है कि आप कितना इजिली उसको समझ सकते हो। ठीक है, तो ठंडे दिमाग से क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और जितनी भी चीजें हैं वो देखिए इसमें कि क्या कुछ हम करने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस, टॉपिक का नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जो हमारे पास इसमें मेन पर्सन है वो है जीन प्याजे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म देखो, नाम देखते हैं जो कॉग्निशन। ठीक है, कॉग्निटिव मीन्स इसका मतलब होता है संज्ञान। ठीक है, इसको हम बोलेंगे संज्ञान। तो संज्ञान सिंपल भाषा में हम इसको सिंपली ज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, ये होता क्या है कि नॉलेज कह सकते हैं। तो प्याजे ने अपने जो इसके 3 बच्चे थे, ठीक है, उन पर इन्होंने लगातार उनको देखा कि कैसे बच्चे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं वातावरण में रह करके, समाज के साथ कांटेक्ट करके। ठीक है, तो जीन प्याजे, ठीक है, जिन्होंने अपने 3 बच्चों पर ही प्रयोग किया और यह उन्होंने सिद्धांत दिया। तो कैसे बच्चे अपने संज्ञान को विकसित करते हैं, तो इसी से रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीजें आप इसमें अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। ठीक है, जो मैं आपको करवाऊंगा। जो जीन प्याजे हैं इसको एपिस्टिमोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये है एपिस्टिमोलॉजिस्ट। ठीक है, एक तो ये याद रखोगे। दूसरा आप याद रखोगे कि इसको कॉग्निटिविस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, संज्ञानवादी। और तीसरा हमारे पास आता है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, एपिस्टिमोलॉजिस्ट का मतलब होता है ज्ञान मीमांसा। वैसे इसको हम ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। तो सिंपली इसमें यही है कि कैसे बच्चे अपनी नॉलेज को बनाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने स्पेशली जो संज्ञान है बच्चे का कैसे वह विकसित करता है, इसलिए उनको एपिस्टिमोलॉजिस्ट कहा। संज्ञान से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट दिया तो उसको संज्ञानवादी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट मीन्स संज्ञानात्मक संरचनावादी। ठीक है, सो इसको हम इसको ये वर्ड भी आपको मिल सकता है,
निर्माणवादी, ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जहां निर्मितवाद, निर्मितवादी। ठीक है, सो अब मैं कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात कर लूं। देखो, कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसमें वर्ड आया है कंस्ट्रक्ट। ठीक है, मीन्स संरचना। तो संरचना मीन्स किसी चीज का हम ये कह सकते हैं कि निर्माण करना। ठीक है, सो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो पियाजे के अकॉर्डिंग उन्होंने बच्चे को कंस्ट्रक्टिव नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने वाला कहा। ठीक है, कि बच्चे हैं वह समाज में और वातावरण में रहकर, ठीक है, समाज और वातावरण में रहकर ज्ञान या विचारों को सक्रियात्मक रूप से, मीन्स एक्टिवली, एक्टिव होकर के सक्रियात्मक रूप से ज्ञान और विचारों का, लिख लो, ज्ञान और विचारों का निर्माण करते हैं। ठीक है, सो इसमें काफी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सारी चीजें एक दूसरे के साथ डिपेंड करती है। जो हम टर्म्स करते जाएंगे, जैसे कि हमारी ये अब फर्स्ट टर्म होगी कंस्ट्रक्टिविस्ट, होता क्या है। तो प्यादे ने कहा कि बच्चे अपनी सोसाइटी और एनवायरनमेंट में रह करके जैसे जैसे वह किसी ऑब्जेक्ट्स या किसी घटनाओं या किसी विशेष व्यक्ति वस्तु जो भी है उसके संपर्क में आते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी नॉलेज है या ज्ञान है या विचार है, ठीक है, उसको एक्टिवली वह क्या करते हैं, उस नॉलेज को परसीव करते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो इसलिए उन्होंने बच्चे को ये कहा कि बच्चे क्या हैं, एक जो बच्चे हैं वह छोटे या नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, उन्होंने बच्चे को छोटे या नन्हे वैज्ञानिक कहा, क्योंकि छोटे या नन्हे वैज्ञानिक का मतलब यही है कि बच्चे साइंटिफिक तरीके से, ठीक है, वैज्ञानिक जैसे वैज्ञानिक साइंटिस्ट जैसे खोज करते हैं, वैसे ही समाज और वातावरण को जैसे जैसे वो देखते जाते हैं तो उसमें चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग को भी प्रमोट किया। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग को भी प्रमोट किया। ठीक है, कि भाई ज्ञान या नॉलेज या विचारों को डिस्कवर करके सीखना। ठीक है, सो डिस्कवरी लर्निंग को प्रमोट किया। ठीक है, जहाँ उन्होंने कहा कि बच्चों में एक बच्चे खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, चीजों को इजिली वह क्या है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये तो कुछ बातें हो गई हमारे पास। अब हम इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं वो करते हैं। सो इसको एपिस्टेमोलॉजिस्ट, कॉग्निटिविज्म या कॉग्निटिविस्ट या कंस्ट्रक्टिविस्ट हमने कहा। ठीक है, सो ऐसे हमारे पास इन्होंने जो कुछ टर्म्स दी वो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो। फर्स्ट टर्म आती है हमारे पास माइंड मैपिंग। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं निरूपण, इसको हिंदी में बोलते हैं निरूपित करना। अब निरूपित करना भी एक तरीके का बनाना होता है, बनाना या निर्माण करना। तो इसमें भी सिंपल है कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी घटना से संबंधित जो भी नॉलेज है, नॉलेज को मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा, मानसिक प्रक्रियाओं मीन्स मेंटल प्रोसेस, ठीक है, के द्वारा परसीव या ग्रहण करना। मीन्स निरूपित का मतलब है कि सिंपली आप इसमें ये ले सकते हो कि बच्चा अपने माइंड में एक तरीके का मैप बना लेता है। किसी भी घटना या वस्तु से संबंधित नॉलेज है तो उसका एक मैप बना लेता है कि ये वस्तु ऐसी हो सकती है, तो इसमें ये चीजें हो सकती हैं। इस तरीके से वह एक तरीके का मैप बना लेता है, या आप ये कह सकते हो कि एक तरीके की इमेज,
इमेज फॉर्मेशन की छवि का निर्माण कर लेता है अपने माइंड में, ठीक है। एक तरीके की इमेज या स्ट्रक्चर बना लेता है, आप स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट या घटना से रिलेटेड स्ट्रक्चर। तो इसमें इस इसके लिए जो मेन जो फैक्टर है वो है हमारे पास सोसाइटी, जिसको हम एनवायरनमेंट के साथ जोड़ सकते हैं, और इसके साथ एक और चीज आ जाती है लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज की भी मुख्य भूमिका रहती है। तो माइंड माइंड मैप में जस्ट याद रखना है कि एक मानसिक छवि, इसको हम मानसिक छवि भी बोल सकते हैं, ठीक है। मानसिक छवि, तो मानसिक छवि जहां निरूपित करना, ज्ञान का निर्माण करना। तो जब वह किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट या किसी घटना से रिलेटेड उसके संपर्क में आता है तो अपनी मेंटल प्रोसेस का यूज करता है, फिर वह उस नॉलेज को, उसे लगता है कि ये चीज ऐसी हो सकती है, ठीक है। आगे हम इन्हीं चीजों से कॉन्सेप्ट को जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास माइंड मैप हो गया, इस वर्ड को याद रखना क्योंकि आगे इसी चीज से रिलेटेड चीजें आने वाली हैं, ठीक है। सो आगे माइंड मैप के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट जो टर्म है, इसको बोलते हैं अवबोध। मीन्स किसी चीज का ये भी एक तरीके का ज्ञान हो जाता है। मीन्स इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चा किसी वस्तु या घटना के संपर्क में आता है तो उसका प्राप्त ज्ञान। मीन्स जब किसी वस्तु या घटना के संपर्क में आता है तो उसे एक तरीके का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, उस वस्तु या घटना से संबंधित। तो उसी ज्ञान को फिर वह आगे अपने मीन्स माइंड में सेट कर देता है, जिसको हम कहते हैं माइंड मैपिंग। क्लियर है। तो मैंने आपको कहा था कि यह टर्म आगे हमारे पास जुड़ेगी। तो अवबोध में मीन्स चीजों के साथ संपर्क करना, फिर उसकी जब नॉलेज है तो वह अपने माइंड में सेट कर लेता है मेंटल प्रोसेस के द्वारा। तो इसमें मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं जिसके द्वारा एक मानसिक छवि बन जाती है, ठीक है। जहां हम कह सकते हैं एक इमेज बन जाना, इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है उसके माइंड में। क्लियर है। तो ये दो टर्म हमारे पास हो गई, ठीक है। इसको हम सिंपली कह सकते हैं नॉलेज, जहां चीजों को समझना, उसके संपर्क में आकर, ठीक है, अंडरस्टैंड करना। तो जब बच्चा किसी वस्तु या घटना के संपर्क में आता है तो उसको जो ज्ञान होता है और उस ज्ञान को आगे जाकर के वह उसका एक मैप तैयार कर लेता है, मानसिक छवि बना लेता है, ठीक है। आगे हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट टर्म आती है वो है अडेप्टेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम अनुकूल, ठीक है। तो अडेप्टेशन का मतलब होता है सिंपली समायोजन या एडजस्ट करना, ठीक है, समायोजन या एडजस्ट करना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बच्चा वातावरण और समाज में घटनाओं के संपर्क में आकर, जैसे वह घटनाओं के संपर्क में आता है, प्राप्त ज्ञान के आधार पर समायोजन करता है। मीन्स इसमें कह सकते हैं स्वयं को वातावरण या समाज के अनुसार ढाल लेना, ठीक है, ढाल लेना। तो बच्चा जब स्वयं को, खुद को अपने इन्वायरमेंट और सोसाइटी के अकॉर्डिंग
अपने आप को ढाल लेता है, उसमें एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, सिंपली कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में स्वयं को एडजस्ट कर लेना, चाहे वह एनवायरमेंट किसी तरीके का हो, चाहे वह किसी तरीके का हो एनवायरमेंट। जैसे कि हमें पता है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे केवल इंडिया में ही रहते हैं, कि जो भी इसका क्लाइमेट है इसके अकॉर्डिंग कि वह ठंडे इलाकों में नहीं रह सकते या बिल्कुल गर्म इलाकों में नहीं रह सकते। ठीक है, तो मीन्स जब बच्चा स्वयं को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है, तो समाज और वातावरण के अनुसार, तो उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। और अब अडेप्टेशन की प्रोसेस में हमारे पास आगे टर्म्स चल जाएंगे। ठीक है, अडेप्टेशन में ज्ञान को भी प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे कि इसमें जो नॉलेज है उसको भी प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, आगे हमारे पास देख लेते हैं जो टर्म्स हैं। तो ये हमारे पास देखो, अब हमने कितनी टर्म्स करनी ये आप याद रखना। हमने माइंड मैपिंग कर दिया, हमने जो कि एक नॉलेज थी या अंडरस्टैंडिंग थी उसको कर लिया, हमने डिस्कवरी लर्निंग के बारे में कहा, जीन पियाजे कंस्ट्रक्टिविस्ट थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये टर्म्स आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। ठीक है, अडेप्टेशन हमने कर लिया, इसमें आगे आता है एसिमिलेशन। तो इसमें हम तीन टर्म्स करेंगे, इसको मैं पहले लिखवा देता हूं, इसको आप समझ लेना। अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। ठीक है, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम, ये हम तीनों टर्म करने वाले हैं। देखो, इसका मतलब होता है, हिंदी में लिखवा दूं, इसको बोलते हैं आत्म सात। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपली समायोजन, और इसको बोलते हैं सिंपली हम कह सकते हैं संतुलन, बैलेंस करना। ठीक है, संतुलित करना। तो एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम होता क्या है, जो हमने अभी किया अडेप्टेशन, इसमें हमने किया कि बच्चा अपने वातावरण में चीजों के संपर्क में आकर के नॉलेज को प्राप्त करता है और अपने आप को ढालता है ना, उन चीजों के अकॉर्डिंग, समाज की स्थिति या वातावरण की स्थिति के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो अब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम में होता क्या है, देखो, जब बच्चा किसी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, जब बच्चा किसी नॉलेज का निर्माण करता है, ठीक है, तो उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। तो इसमें हम सिंपल कह सकते हैं कि नए गुणों या विचारों का निर्माण करना। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि पुराने विचारों के आधार पर नए गुणों या विचारों का निर्माण करना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास एसिमिलेशन। इसमें मैं एक एग्जाम्पल ले लूंगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाओ। जैसे जैसे बच्चा समाज में या वातावरण में बड़ा होता जाता है, तो वो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखता जाता है, तो उस नए सीखने को हम एसिमिलेशन कहेंगे। लेकिन जब वह नए गुणों का विकास करता है, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि उन उस नए गुणों को मीन्स पुराने विचारों के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो वो चीजें होती हैं कि नए गुणों को पुराने विचारों के आधार पर वह क्या करता है, विकसित कर रहा होता है। ठीक है, तो एसिमिलेशन में हम कह सकते हैं यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बच्चा अपने पुराना जो भी नॉलेज है, या उसने कोई उसके पास स्किल है, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है, तो उसको रिलेट करके, वह पुराने को रिलेट करके उसने कुछ नए गुणों का समावेश कर लिया। ठीक है, लेकिन जो एकोमोडेशन होता है, इसमें आप याद रखोगे, ये कुछ पहले मैं इसमें सिंपली आ जाता है चेंज, जहां आप याद रखोगे मॉडिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, विचारों को चेंज करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। इसमें ये वर्ड आपको देखने को मिल सकता है, रूपांतरित। ठीक है, मतलब कि बदलना या संशोधित करना। अगर किसी पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके के वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में मिलते हैं, तो उसका आंखें बंद करके आप ये लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन होता क्या है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं।
कैसे? कि जब बच्चे को पता चलता है कि उसने जो पहले किसी नए गुणों को एक्सेप्ट किया था, नया ज्ञान प्राप्त किया है, तो वह कहीं ना कहीं क्या था कि गलत था। तो वह फिर क्या करता है, इस प्रोसेस में, एकोमोडेशन में, वह उस नॉलेज को जो उसने प्राप्त किया उसको बदलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसमें ये कह सकते हैं कि प्राप्त ज्ञान, विचार या कौशलों को अपनी अपनी ऐसे लिख लो, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पर बदलना। ठीक है, सिंपल है। या सुधार करना, या सुधार करना। अब इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसको इसको थोड़ा बाद में कर लेंगे, पहले एग्जांपल से इसको दोनों चीजों को समझ लो। देखो, एक सी टेट 2018 में क्वेश्चन आया था, ये प्रॉपर मेरे याद नहीं है, यह सी टेट लेवल 2 का क्वेश्चन था या फर्स्ट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये आया था, इस चीज को ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन ये आया था कि बच्चा बच्चा किसी शॉप पर जाता है, जो कि मिल्क शॉप पर जाता है बच्चा। ठीक है, बच्चा मिल्क शॉप पर जाता है, तो वह देखता है, जो भी मिल्क शॉप पर देखता है, वह देखने के बाद ये कहता है कि जो दूध है वह मिल्क शॉप पर मशीन से बनाया जाता है। हम ये कह सकते हैं, मशीन से बनाया जाता है। बच्चा जब बच्चा डेली मीन्स उसका रूटीन है कि वह जाता है और शॉप से दूध लेकर के घर आ जाता है, लेकिन वह एक दिन कहता है कि जो दूध है वह दुकान पे, शॉप पे, जो वहां पे मशीन लगी है ना, उसके द्वारा दूध की प्रोडक्शन की जा रही है। ठीक है, उसके द्वारा दूध को उत्पादित किया जा रहा है, मीन्स बनाया जा रहा है। तो फिर यहाँ पर अब हम बच्चे की कौन सी समझ कहेंगे, क्या समझ कहेंगे? तो देखो, स्टार्टिंग में जब उसे पता चला कि भाई दूध है, उसका निर्माण कौन करती है, दूध कैसे बन रहा है, मशीन से बन रहा है, क्योंकि उसने भाई अपने वातावरण में ये चीज देख ली है। उसने देखा कि जैसे ही मशीन को ऑन किया तो उसमें से दूध आने लग गया, तो उसे लगा कि भाई जो दूध है क्या है, कि वह मशीन ही देती है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि जो यह नॉलेज है, यह एक गलत नॉलेज है। ठीक है, यह एक गलत नॉलेज है, हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी बच्चा किसी चीजों को सीखता है तो उसमें गलतियां होती ही होती हैं। तो गलतियां क्या है, बच्चे की लर्निंग का हिस्सा है। तो ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि भाई ये बच्चे को जो भी कॉन्सेप्ट है दूध का, उसके बारे में अभी नहीं पता। तो यहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते कि बच्चे ने कभी जो भी दूध देने वाले पशु हैं उनको देखा ही नहीं है, या हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों की यह अवधारणा गलत है। भाई यह गलत नहीं है यह अवधारणा, क्योंकि उसने जो चीज देखी है वो चीज बता दी, तो वही चीज इसमें चल रही है। अडेप्टेशन हमने किया, असिमिलेशन किया, मीन्स जो बच्चा समाज में देख रहा है ना, तो उसको अपने विचारों के अकॉर्डिंग वह क्या कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है। तो सिंपली एसिमिलेशन में आप ये भी लिख सकते हो कि वातावरण और समाज में देखी गई वस्तुओं या घटनाओं को अपने विचारों के आधार पर एक्सप्लेन कर देना, उसकी व्याख्या कर देना। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हो, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि अपने वातावरण और समाज में जो भी वस्तुएं या घटनाएं हैं, उसको जब बच्चा अपने विचारों के आधार पर व्याख्या कर देता है, तो वो उसका एसिमिलेशन है। तो यहाँ पे ये उसका एसिमिलेशन था कि उसको एक नई नॉलेज मिली है, जो कि हम ये कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि चलो गलत है, लेकिन हमने इस नॉलेज को गलत नहीं कहना है। ठीक है, यहाँ पे हमें लग रही है गलत है, लेकिन हम अब इसको क्या करेंगे, इसको कमोडेट करेंगे। ठीक है, तो जब बच्चा कहता है कि भाई मशीन से दूध आ रहा है, तो फिर उसको समझाया जाता है। ठीक है, तो जब बच्चे को पेरेंट्स समझाते हैं कि जो दूध है वह एक्चुअल में मशीन नहीं देती। ठीक है, दूध हमें पशुओं से मिलता है, जो कि दूध देने वाले पशु हैं, गाय भैंस है ना, बकरी जो भी है, तो उनसे हमें दूध मिलता है। तो फिर जाकर के मीज हम कह सकते हैं कि बच्चा फिर अपनी जो नॉलेज है उसको क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। होप के सिंपल सा एग्जाम्पल था,
आप इसको समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बच्चों ने अपने ही विचारधारा के अकॉर्डिंग, अपने विचारों के अकॉर्डिंग जो भी उसने चीज को देखा उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो यह एक जो बच्चे की गलतियां होती हैं, तो इसको आप ये भी याद रखोगे, जो बच्चों की मिस्टेक्स या गलतियां होती हैं उसको हम अल्टरनेटिव थिंकिंग भी बोल देते हैं। यह एक तरीके की अल्टरनेटिव थिंकिंग हो सकती है, ठीक है। अल्टरनेटिव थिंकिंग का मतलब है जो कि उसके लिए थोड़े समय के लिए यह सोच हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समाज में वह विकसित होता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो दूध का उत्पादन है वह दूध देने वाले पशुओं से होता है। क्लियर है? होप के इस एग्जाम्पल से आप ये दोनों टर्म समझ गए होंगे। तो एसिमिलेशन देखो, प्याजे ने क्यों कहा कि बच्चों के विचार बड़ों से अलग होते हैं, तो ये चीज आप अपनी कॉपी पे नोट कर दो कि प्याजे ने ये चीज कही थी कि बच्चों के विचार बड़ों से अलग होते हैं। भाई वो इसी वे से अलग होते हैं क्योंकि जो चीजें वो देख रहे होते हैं तो उनको अपने ही अकॉर्डिंग वह एक्सप्लेन कर देते हैं जो कि उनको सही लगता है, ठीक है। तो यही चीज आगे जाकर के हमें ईगो सेंट्रिक थिंकिंग दे देती है बच्चे की, ठीक है। मींस ईगो सेंट्रिक थिंकिंग या एनिमिज्म। अब यहाँ पे हम ये भी मान सकते हैं ना कि जो दूध देने वाले पशु हैं वो तो जिंदा होते हैं, लेकिन मशीन एक क्या है, नॉन लिविंग सोर्स में आता है, ठीक है। तो यह तो कहीं ना कहीं एनिमिज्म थिंकिंग भी बन गई। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस को समझना पड़ेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आया था, तो उसमें आप देख लेना कि ऑप्शन ये भी पढ़ा होगा कि इसमें बच्चे ने अपनी अवधारणा या अपनी अपनी नॉलेज या अपने अनुसार जो भी उसने देखा उसके अकॉर्डिंग जो भी यह वो देख के आया था शॉप पे, उसने अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो सिंपल है, एसिमुलेशन में बच्चा अपने कुछ विचारों के आधार पर नए गुणों या विचारों को ही सीख रहा होता है, पुराने विचारों के आधार पर। और इसमें बच्चा अपने तरीके से क्या करता है कि विचारों को सॉरी जो जो चीज देखता है उसको एक्सप्लेन करता है अपने तरीके से, ठीक है। तो ये एसिमिलेशन हो गया। अकोमोडेशन में हम फिर आगे जाकर के बच्चा उन चीजों में सुधार कर देता है, जैसे कि उसने चलो ये बात कह दी कि मशीन है तो उससे जो मिल्क है उसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी समझ में आ जाएगा कि मशीन कैसे दूध दे रही है। तो उसकी समझ में आ जाएगा कि पहले दूध हमें पशुओं से मिलता है, उसके बाद वह शॉप्स पे मशीन में डाला जाता है ताकि वह खराब ना हो, ठीक है, उसे लंबे समय तक बचा करके रखा जाए, ठीक है। तो एक तरीके का यह हम कह सकते हैं कि इसमें तो पास्चुराइजेशन होता है दूध का, ठीक है। तो होप कि आप समझ गए होंगे ये दोनों टर्म। अब हम इक्विलिब्रेशन की बात कर लेते हैं। सो गाइस आगे हमारे पास जो टर्म है वो है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें जो कीवर्ड आते हैं वो सिंपल है, बैलेंस करना, बैलेंस करना। अब यहाँ पे आपने हम इसमें हमने पीछे हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो पढ़ा एसिमिलेशन और दूसरा हमने पढ़ा अकोमोडेशन, है ना। तो अगर मैं कहूं जो हमारे पास बैलेंस करना है तो किसको बैलेंस किया जा रहा है, इन दोनों जो प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस है, इसके द्वारा, प्रोसेस के द्वारा जो भी बच्चा अपने विचार हैं या कौशल हैं, विचार या कौशलों को बैलेंस करता है, ठीक है। और विचार या कौशलों को बैलेंस करता है और संतुष्ट रहता है। इसमें हमारे पास तीन चीजें आती हैं, एक तो है सेटिस्फेक्शन की, इसमें तीन सिचुएशंस आती हैं बच्चे से रिलेटेड। फर्स्ट है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, ठीक है। जैसे कि बच्चे ने किसी वस्तु या घटना को देखा और उसको उसी तरीके से मीन्स क्या है एक्सप्लेन कर दिया। तो जब बच्चे ने किसी वस्तु या घटना को देखा, देखो एसिमिलेशन में क्या किया कि वस्तु या घटना को देखकर उसकी व्याख्या करना, है ना। तो वह क्या है, संतुष्ट है, ठीक है। लेकिन उसे कुछ समय बाद पता चला
कि भाई जो उसने घटना या वस्तु जो भी देखी थी और उसको जिस तरीके से उसने समझा था, उसने जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था, वह कहीं ना कहीं गलत था। तो फिर वह क्या हो जाता है, अनसेटिस्फाई में चला जाता है, वह अनसेटिस्फाई हो जाता है। मीन्स अब यह जो स्थिति है यह संतुष्टि की थी, लेकिन वह फिर क्या हो गया, असंतुष्ट हो गया, कि उसे कुछ समय बाद पता चला कि भाई वो तो गलत था। जैसे कि हमने अभी पीछे एग्जांपल लिया कि जो बच्चा कहता है कि मशीन दूध देती है ना, तो फिर उसे पता चलता है कि भाई मशीन तो दूध देती नहीं, तो फिर वह क्या हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है। तो फिर वह ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है, मीन्स चीजों को और समझने की कोशिश करता है। तो फिर वह क्वेश्चनिंग करता है अपने माता पिता से, बड़ों से, उनसे पूछता है, ठीक है। तो जब फिर उसे पता चलता है कि जो दूध है वह जो कि दूध देने वाले पशुओं से हमें मिलता है, तो फिर वह दोबारा से किस प्रोसेस में आ जाता है, सेटिस्फैक्शन की प्रोसेस में आ जाता है। इस सिचुएशन में फिर वह आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम ये ही है। इक्विलिब्रियम में इन दोनों ही प्रोसेस के माध्यम से बच्चा अपने ज्ञान या विचारों को बैलेंस करता है, ठीक है। तो होप के ये चीज आप समझ गए होंगे, इजी है। तो फिर बच्चा अंत में फिर से क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये होते हैं बच्चों के विचार, जिसमें स्टार्टिंग में वह अब कुछ चीजों को इस तरीके से एक्सप्लेन करता है जो आगे जाकर के उसे कहीं ना कहीं असंतुष्ट कर देती है। लेकिन फिर वह उन चीजों में सुधार करके, तो एकोमोडेशन में देखो, जब वह असंतुष्ट हो गया तो फिर उसे पता चला कि उसे कौन सी प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। तो फिर वह ये प्रोसेस अपनाता है, अकोमोडेशन को, ठीक है। सो इस प्रोसेस के माध्यम से वह सुधार कर लेता है और फिर से वह क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। होप के इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये हमारे पास जो थर्ड टर्म है, एसिमिलेशन अकोमोडेशन के बाद इक्विलिब्रियम की, ये हमने कवर कर ली है। तो आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे इसमें हमारे पास एक टर्म और देखने को मिल सकती है आपको, वो है स्कीमा, ठीक है। तो स्कीमा जिसको हम क्या बोलेंगे, देखो, इसमें आपने याद रखना कि आपको पता है कि प्याजे ने स्टेजेस थ्योरी दी थी, उन्होंने स्टेजेस प्रोवाइड की थी, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना कि जब बच्चा एक स्टेज से दूसरी स्टेज में इंटर मीन्स प्रवेश करता है, तो उसमें नए विचारों, कौशलों या ज्ञान, जो भी है, अनुभव, एक्सपीरियंस, कुछ भी चीजें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि विचार की जगह पे आप कुछ ज्ञान रख सकते हो, नॉलेज रख सकते हो, अनुभव रख सकते हो, एक्सपीरियंस, कौशल, स्किल, जो भी है अपनी मर्जी से। तो कौशलों को, तो उसमें नए विचार, कौशल और ज्ञान आता है, ये लिख दो, ठीक है। कौशल और ज्ञान आता है, मीन्स हमने की थी ना स्टेज थ्योरी की, जब एक स्टेज से बच्चा दूसरी स्टेज में इंटर करता है, तो इसमें कुछ नए कौशल और नई एक्सपीरियंसेस, नए नई नॉलेज वगैरह जो है बच्चों में ऐड हो जाती है। तो जैसे कि जब हम वो करेंगे, स्टेजेस करेंगे, सेंसरी मोटर है, तो उसमें कुछ हम बच्चे से रिलेटेड जो कि कुछ ऐसे गुण करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम सेकंड स्टेज में जाएंगे, तो जो फर्स्ट में गुण करेंगे उसके अलावा हम कुछ नए गुण भी करने वाले हैं सेकंड स्टेज में। तो उसी चीज को बोलते हैं स्कीमा। तो स्कीमा बेसिकली एक तरीके की, हम सिंपली कह सकते हैं कि नॉलेज ही होती है बच्चे की। देखो, सारी चीजें नॉलेज से ही रिलेट कर रही है। हमने निरूपण किया, माइंड मैप किया, तो उसको भी हमने कहा कि नॉलेज का एक इमेज फॉर्मेट कर लेना, एक इमेज को बना लेना, है ना, नॉलेज की। हमने अवबोध किया, वो भी कहीं ना कहीं नॉलेज के साथ रिलेट करता था। अडेप्टेशन किया, उसमें भी हमने किया कि जब बच्चा समाज और वातावरण में विचारों को समझ के या विचारों को प्राप्त करके एडजस्ट करता है समाज और वातावरण में, है ना। हमने एसिमिलेशन किया, उसमें भी हमने नॉलेज की, हमने अकोमोडेशन किया, उसमें भी नॉलेज को सुधारा, है ना। तो कहीं ना कहीं वही चीजें हमारे पास
आ रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एसिमिलेशन में उसने जो भी नई नॉलेज को प्राप्त किया था, तो एक बात और मैं आपको बता दूं, ये हमेशा कहीं ये दिमाग में मत बिठा लेना कि जो कि एसिमिलेशन है उसमें जो भी नॉलेज बच्चा गेन कर रहा है वह गलत ही होती है। ऐसा भी नहीं है कि वह गलत ही नॉलेज गेन करता है। हाँ, लेकिन ये हो जाता है कि कई बार मेंटल प्रोसेस के आधार पे अपनी अपने माइंड के बेस पे वह कुछ चीजों को इस तरीके से एक्सप्लेन कर देता है जो गलत हो सकते हैं, लेकिन बाद में फिर वह उसमें सुधार कर लेता है। ठीक है। सो दिमाग में यही मत बिठा लेना कि एसिमिलेशन में वह गलत नॉलेज ही क्या है गेन कर रहा है। ठीक है। सो स्कीमा एक तरीके की नॉलेज ही है। नॉलेज ही स्कीमा है कि जैसे ही उनमें कुछ नए गुण विचार ज्ञान जो भी आ जाता है तो वो एक तरीके का ज्ञान होता है। ठीक है। और इसी स्कीमा से उसका संज्ञान बनता है। ठीक है। सो ये है स्कीमा। आगे हमारे पास एक टर्म और है इसी से रिलेट करती है, वो है स्कीम। स्कीम्स, हम इसको बोलेंगे स्कीमा, इसको बोलेंगे स्कीम। मतलब कि इसमें हम कह सकते हैं आ, इसको हम ऑप्शनल थिंकिंग या अल्टरनेटिव थिंकिंग, अभी हमने बात की थी अल्टरनेटिव से रिलेटेड, अल्टरनेटिव थिंकिंग कहेंगे। देखो बहुत इजी सा एग्जांपल लेंगे, होप के आप उससे समझ जाओगे। हम पेपर देते हैं, है ना, बहुत सारे पेपर देते हैं और बहुत सारे पेपर में हमें जो पेपर का फॉर्मेट मिलता है वो हमें पता है कि हम ज्यादातर ऑप्शनल पेपर ही देते हैं, है ना। हम ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होते हैं, ये आपको पता है। तो उन ऑप्शनल पेपर में होता क्या है, हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं। ठीक है। उन ऑप्शनल पेपर में हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जिस टाइम पे हम किसी क्वेश्चन को हल कर रहे होते हैं तो हमें ये चारों ऑप्शन सही लगते हैं। हमें मीन्स हमें ये तो पता होता है कि चारों में से एक सही है, लेकिन फिर भी हम उन चारों को बार बार पढ़ते हैं कि हमें वो एक ऑप्शन मिल जाए जो सही है। तो स्कीम्स का मतलब यही होता है कि हमारे पास चार तरीके का मीन्स जो स्कीमा है वो बना पड़ा है। तो ये स्कीमा मतलब कि बहुत सारी हमारे पास स्कीमा का सेट बना हुआ है बहुत सारा। तो उन सारी स्कीम्स में से हमें एक स्कीम को फाइंड करना है जो क्या है, सही है, जो बिल्कुल राइट है। ठीक है। तो जो ये हमारे चार ऑप्शनल है ना, चार ऑप्शन है, ये कहीं ना कहीं किस थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, ऑप्शनल थिंकिंग या अल्टरनेटिव थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। तो स्कीम्स का मतलब कई बार हमारे सामने अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम अलग अलग से देख रहे होते हैं कि ये सोल्यूशन इसमें लग जाए या ये सोल्यूशन लग जाए या सोल्यूशन ये लग जाए या सोल्यूशन फिर ये लग जाए, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, ये अल्टरनेटिव थिंकिंग बन रही है। ठीक है। हम कभी इसका यूज करते हैं तो हमें लगता है नहीं इससे प्रॉब्लम हल नहीं होगी, फिर हम इस सोल्यूशन का प्रयोग करते हैं तो हमें लगता है कि प्रॉब्लम हल नहीं होगी, है ना। फिर हमें एंड में आकर के पता चलता है कि भाई यह जो सोल्यूशन है, ठीक है, यह जो सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हल हो जाती है। और यह सोल्यूशन फिर आगे जाकर के हमारा क्या बन जाता है, स्कीमा बन जाता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं स्कीम्स में किसी बच्चे या किसी व्यक्ति की ऐसी विचारधारा या थिंकिंग आ जाती है जिसमें वह उस थिंकिंग के बेस पे किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या को हल करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो स्कीम्स में बहुत सारी अलग अलग तरीके की सोच, ठीक है, बहुत सारा अलग अलग तरीके का ज्ञान जो कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के में हमारी हेल्प कर रहा होता है ना। तो आप जैसे कि जो भी आप पेपर देते हो वो ऑप्शनल होता है, तो उसमें आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, तो वो आपकी स्कीम्स ही हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक स्कीम काम करेगी। तो चारों ऑप्शन में से एक स्कीम जो काम करती है वो फिर आगे जाकर के आपका क्या बन जाता है, स्कीमा बन जाता है। बच्चे का क्या बनता है, स्कीमा बनता है। ठीक है। सो अब इसमें भी हम कह सकते हैं कि हमारी कुछ ना कुछ ऐसी थिंकिंग आ रही है या बच्चे की कुछ ऐसी थिंकिंग आ रही है जो कहीं ना कहीं गलत है। क्लियर है। तो होप कि ये स्कीम आप समझ गए होंगे।
गलत थिंकिंग होती है, लेकिन उसको हम सही करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से 3 गलत होते हैं, लेकिन एक तो सही होता है, तो उसको हम चूज़ करते हैं। क्लियर है? सो ये कुछ टर्म्स थी हमने जो की है। ऐसे ही एक टर्म की बात मैं और कर लेता हूँ, फिर हम अपनी स्टेजेस की बात करेंगे। सो गाइस आगे हमारे पास जो इसमें लास्ट टर्म आती है वो है मेंटल ऑपरेशन, मानसिक प्रक्रियाएं। तो मानसिक प्रक्रियाएं सिंपली है जो हम प्रोसेस अपना रहे हैं किसी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जब बच्चा जो भी मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा ले रहा है, अलग अलग तरीके से वस्तुओं के साथ जब वह संपर्क बनाता है, घटनाओं के साथ संपर्क बनाता है, ताकि उसको वो चीजें समझ आ जाए, है ना, तो वो मानसिक प्रोसेस अपना रहा होता है, तो वो मेंटल ऑपरेशंस में चली जाती हैं। सिंपली मानसिक प्रक्रियाएं हमने जब डेवलपमेंट किया था, तो डेवलपमेंट में हमने एक किया था मेंटल डेवलपमेंट, तो उसमें हमने मेंटल प्रोसेस पढ़ी थी कि किसी समस्या का समाधान, है ना, तो यह एक मानसिक प्रक्रिया तो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसे ही अवलोकन करना अगर मैं बात करूं, तो ऑब्जर्वेशन ये भी एक मानसिक प्रक्रिया है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है, परसेप्शन, ठीक है, और एनालाइज करना, विश्लेषण करना, ठीक है, यह भी एक मेंटल ऑपरेशन में आता है। क्लासिफिकेशन करना, यह भी मेंटल ऑपरेशन में आता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मेंटल प्रोसेस में आती है, मेंटल ऑपरेशन में आती हैं। जो मानसिक प्रक्रियाओं में वो कुछ हमारे पास ये इस तरीके से कुछ प्रोसेस आ जाते हैं जिसके बेस पे हम किसी प्रॉब्लम को हल करते हैं, और हमें फिर आगे वो किस में बदल जाता है, पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग स्कीमा में बदल जाता है। होप के ये आप समझ गए होंगे। तो ये हमने कुछ जो भी टर्म्स थी वो आपको करवा दी है। आगे हम इसमें स्टेजेस की बात करते हैं। सो गाइस पियाजे की थ्योरी में अगर स्टेजेस की बात करें तो हमारे पास टोटल 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। सो जो हमारे पास इसमें फर्स्ट आती है वो है सेंसरी मोटर, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है वो है प्री ऑपरेशनल, और थर्ड आती है हमारे पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो सेंसरी, प्री, कॉन्क्रीट, फॉर्मल, ये आप याद रखोगे। यह जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। यह हमारे पास 2 से लेकर के 7 ईयर तक, यह 7 से लेकर के 11, और यह 11 से लेकर के ऊपर तक, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका थोड़ा एज के अकॉर्डिंग है, तो हम ये करने वाले हैं, ठीक है, सेंसरी मोटर। तो भाई सेंसरी मोटर में देखो, इस वर्ड को देखो सेंसरीज, तो सेंसरीज होता क्या है, अगर मैं बात करूं तो इसको ज्ञानेंद्रियां बोल सकते हैं। तो इसमें पहली बात तो ये याद रखोगे कि इसमें बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करता है, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करना, तो ये है फर्स्ट इसका गुण। मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 2 साल तक अगर हम बात करें तो उसके पास कुछ जन्मजात हम कह सकते हैं कि अंग होते हैं, ऑर्गेन होते हैं, जो कि उसकी सेंसरीज हैं। इसमें बच्चा अपनी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा जो भी है, तो उसके साथ चीजों उसकी मीन्स उसकी सहायता लेता है चीजों के साथ कांटेक्ट करने में। तो फिर वह जो भी वस्तु है उसकी जो भी एक शेप है उसको देखता है ना, बनावट को देखता है, उसका जो भी प्रॉपर साउंड है उसको देखता है। तो वो किसके द्वारा, जो उसकी, जैसे कि वह उसको टच करता है तो वह हार्ड है, सॉफ्ट है, वह गर्म है, ठंडी है ना, तो ये सेंसरीज में आ जाती हैं, ठीक है। सो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त है। तो ये तो था हमारे पास सेंसरीज। अब इसमें ना कुछ सब स्टेजेस चली जाती हैं, तो इसको इसको हम करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। इसमें से लास्ट ईयर के पेपर में हमारे पास ये स्टेजेस का यूज हुआ है ऑप्शन में, तो क्वेश्चन आ सकता है। तो सब स्टेजेस में हमने फर्स्ट याद रखना है रिफ्लेक्सिव एक्शन या रिफ्लेक्सिव एक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी करता है बच्चा,
सेकंड इसमें हमारे पास आएगा प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटी। सेकंड थर्ड याद रखोगे सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटी, और फोर्थ याद रखोगे आप टर्शरी सर्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, तो रिफ्लेक्सेस एक्शन को समझ लो, मैं सभी को समझा देता हूं। रिफ्लेक्सेस एक्शन जो कि 0 से 3 मंथ तक का हम इसको रखेंगे, 0 से 3 मंथ तक। इसमें बच्चा जैसे कि अस्पष्ट आवाजें निकालना, सांस लेना, अंगूठा चूसना, ठीक है, सांस लेना, अंगूठा चूसना, अंगड़ाई लेना, जहां हम जैसे कि बच्चे उबासी लेते हैं, है ना, तो पलकें झपकना, पलकें झपकना, जहाँ कुछ अलग तरीके की आवाजों को सुन करके मुस्कुराना, ठीक है, तो वो किस में आती हैं, रिफ्लेक्सेस एक्टिविटी में आती हैं। प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटी की बात करें तो इसमें आता है रिपीटिशन, रिपीट करना, कि यह है लगभग 4 मंथ तक, 3 से लेकर के 4 मंथ तक हम इसको रख सकते हैं। रिपीटेशन, बच्चा क्या करता है कि जैसे खिलौनों को उठा लिया अपने हाथ से और फिर फेंक दिया, उठा लिया फेंक दिया, मीन्स जब भी उसके हाथ से किसी वस्तु को वह टच करता है तो उसको अपनी उंगलियों में लपेट लेता है, ठीक है, अपनी उंगलियां उसके ऊपर से कवर कर लेता है उस वस्तु से, वस्तु के ऊपर, तो इट मीन्स, तो वह मीन्स उसको उठाने की कोशिश करता है, फिर वह उसको क्या है रख देता है, ठीक है, तो यह एक्टिविटीज जो है कर रहा है, इसलिए इसमें सर्कुलर वर्ड लगा है, मीन्स ये चीजें एक साइकिल बन जाता है, बार बार चलती जाती है ये चीजें, ठीक है, तो रिपीटेशन आ गया। सेकेंडरी सर्कुलर में अगर बात करें तो इसमें हम प्रॉपर बच्चा ध्यान देता है साउंड की तरफ, ठीक है, आवाजों की तरफ, कि जो भी उसके संपर्क में वस्तुएं आती हैं, उसके खिलौने होते हैं, तो जहाँ किसी व्यक्ति विशेष जैसे कि उसके पेरेंट्स होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं, तो उनकी आवाज को वह सुन करके मुस्कुराता है ना, तो वह साउंड पर ध्यान देता है। तो यह लगभग 4 से लेकर के हम 8 मंथ तक इसको रख सकते हैं, 4 से लेकर के 8 मंथ तक, ठीक है। तो इसमें बच्चा क्या करता है कि सेकेंडरी सर्कुलर में आवाजों को सुनता है और उसके प्रति थोड़ा बहुत मीन्स अपनी बॉडी के द्वारा रिस्पॉन्स देता है, जैसे कि आवाज सुनी और उसने अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए इस तरीके से, तो वो क्या है, मीन्स साउंड के प्रति रिस्पॉन्स देना। अगर हम टर्शरी सर्कुलर एक्टिविटी में देखें तो इसमें हमने याद रखना है कि जो इसमें आता है एरर एंड ट्रायल, इसमें ये चीज आती है एरर एंड ट्रायल। सो गाइज एरर एंड जो ट्रायल है इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर समझा देता हूँ, यहाँ से इरेज कर देते हैं। सो टर्शरी सर्कुलर में हमने किया एरर एंड ट्रायल। हम ये कह सकते हैं कि इसमें बच्चा कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है जो मीन्स उसमें गलत होती है, वो ऐसी एक्टिविटी करता है गलत होती है, लेकिन फिर वह क्या है उस एक्टिविटी में जो भी चीज वह प्राप्त करना चाहता होता है तो उसको प्राप्त भी कर लेता है, मीन्स प्राप्त करने की कोशिश करना लेकिन बार बार गलतियां करना, ठीक है। जैसे कि हम इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें ये एग्जाम्पल बैठता है, मैंने देखा था कि एक यदि एक बच्चा ये देख रहा है कि उसका कहीं दूर खिलौना पड़ा है, ठीक है, तो उसका कहीं दूर खिलौना पड़ा है, तो ये उसका खिलौना है, ठीक है, तो वह किसी चद्दर पर पड़ा है खिलौना, तो बच्चा जैसे कि यहाँ पर है, बच्चा यहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है, सो उसे पता चलता है कि भाई उसका हाथ उस तक कभी नहीं पहुंच रहा, लेकिन उसका हाथ इस चद्दर तक पहुंच रहा है, तो फिर वह क्या करता है कि इसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह चद्दर को पकड़ रहा है, ठीक है, तो जैसे ही चद्दर को पकड़ता है तो इसके हिलने के साथ, ठीक है, इसके हिलने के साथ खिलौना भी क्या है, हिलता है, ठीक है, इसकी मूवमेंट के साथ खिलौना भी मूव करता है, तो फिर कहीं ना कहीं बच्चे को थोड़ा अंदाजा हो जाता है, तो यह 8 मंथ
के ऊपर की बात है, मीन्स जब बच्चा 12 मंथ का या 18 मंथ का हो जाता है, ठीक है, इस स्टेज की बात करें तो यह 8 के ऊपर की बात है, जब बच्चा 12 या 18 मंथ का हो जाता है, मीन्स 1.5 साल के नियर अबाउट जब बच्चा हो जाता है, तो फिर वह इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा होता है। तो अब देखो, जैसे ही उसे पता चला कि क्या है, यह हिलने लग गया, तो ये भी हिल रहा है, तो वह फिर चद्दर को अपनी ओर खींचता है, और जैसे जैसे चद्दर उसकी ओर आती जाती है, तो फिर क्या है, वह खिलौना प्राप्त कर लेता है। मीन्स ये एक मानसिक प्रोसेस को दर्शाता है, मानसिक प्रक्रिया को दर्शाता है कि बच्चे ने किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी की, जो कि ट्रायल में आता है, ठीक है। सो एरर एंड ट्रायल अगर ऑप्शन आपको मिलता है, पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं और एरर एंड ट्रायल आए, तो वो आप फर्स्ट स्टेज में चूज करके आओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें बच्चा ज्यादा अपना माइंड वगैरह यूज कर रहा है, जस्ट उसने अपनी इस एक्टिविटी को किया, चादर को पकड़कर वह खींच रहा है, ठीक है, तो जिसके कारण उसे लग रहा है कि भाई जो खिलौना है उसके पास आ रहा है, ठीक है। सो ये एक्टिविटी किसको दर्शाती है, टर्शरी जो सर्कुलर मोशन में चला जाती है चीजें, एक्टिविटी में चली जाती हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चा बार बार प्रयास करता है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ गलतियां होती जाती हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास ट्रायल एंड एरर। इसमें हम एक और गुण की बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में, जो कि मेन है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण, इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी हिडन ऑब्जेक्ट को फाइंड करने की कोशिश करना, किसी हिडन ऑब्जेक्ट को फाइंड करने की कोशिश करना, मीन्स छुपी हुई वस्तु है जो, तो उसकी चाहे आंखों के सामने नहीं है वह वस्तु, लेकिन फिर भी वह उसको फाइंड करने की कोशिश करता है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को थोड़ा वस्तुओं के बारे में पता चल जाता है कि जो भी छुपा हुआ ऑब्जेक्ट है वह उसकी आंखों के सामने नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई वजूद नहीं है। तो इसमें कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की मौजूदगी का एहसास, ठीक है, उसे फील हो जाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वह मौजूद है, यहीं पे धरती पे ही मौजूद है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं गायब हो गया है या ये हो गया है, ठीक है। सो ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वह एग्जिस्ट है, कहीं उसके आसपास ही है, तो फिर वह उसको फाइंड करने की कोशिश करता है। तो फिर वह क्या है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी तकिए के नीचे, कभी चादर के नीचे, कभी पलंग के नीचे, है ना। तो ऐसी एक्टिविटीज करता है, तो इट मीन्स उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ गया है, जो कि 18 से हम कह सकते हैं 20 मंथ या 24 मंथ की विशेषता है। हम इसको आपने याद रखना है कि सेंसरी मोटर के बिल्कुल एंड में, ठीक है, तो यह सेंसरी मोटर के बिल्कुल एंड में आता है, ठीक है, लगभग अंत में आने वाला गुण है, ठीक है। तो ये सेंसरी मोटर हो गया हमारे पास। तो गाइस, जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो हमने कवर कर दी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही हम करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है, तो लगभग हमारी 50 मिनट से ज्यादा वीडियो बन गई है। तो हम इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं। तो हम इसका जो कि वीडियो का सेकंड पार्ट है वो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे। तो सेंसरी मोटर हमने कर दिया है, ठीक है, सेंसरी मोटर हमने कर दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो प्री ऑपरेशनल होगा और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होगा और फॉर्मल ऑपरेशनल होगा, ये चीजें हम करेंगे, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे और जो अपना प्याजे है उसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वही सेम बातें कि वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो मुझसे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कल की क्लास में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us.